हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का रिवीजन हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में थ्योरी हमने रिवाइज किया था और कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए। तो इन सारे क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 आप देखिए, हाउ मच रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल चेंज when its solution initially 1 liter है at pH 0 is diluted to 10,000 liters at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो इन क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं वो नर्स्ट इक्वेशन से कर रहे हैं। नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब क्या हो गया, हाफ सेल। हाफ सेल के लिए लगाएंगे तो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप बता सकते हो। अब बोलोगे कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमें पहले ही पता है, एक सीरीज में दिया होता है। वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है। और अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा किसी और कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कौन सा बता सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल भी बता सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस बेसिकली चेंज हो जाएगी। स्टैंडर्ड कंडीशन अपने पास क्या होती है, जैसे मान लो कोई आयन है तो आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोलर, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 बार, और टेम्परेचर बेसिकली क्या है 298 केल्विन। इस कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन अगर आपको दे दिया जाए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रोड का या हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, वो नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम बता सकते हैं। और इसी के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरा एक और बात, नर्स्ट इक्वेशन और कहाँ लगा सकते हैं, सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए। तो सेल पोटेंशियल किसी भी सेल का अगर आपको निकालना है तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 में क्या है, हाउ मच रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चेंज व्हेन इट्स सॉल्यूशन इनिशियली पीएच 0 पे सॉल्यूशन है। चलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बना भी देता हूं। यहां से कौन सा आता है, हाइड्रोजन गैस होता है, और नीचे यहां पे H+ आयंस होते हैं। हाइड्रोजन गैस से क्या बनेगा, H+ आयन, H+ आयन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ये केवल या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैरी करके आउटर सर्किट में नहीं ले जा सकते। तो आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए एक इनर्ट इलेक्ट्रोड आप यूज करते हो। उस इनर्ट इलेक्ट्रोड को बेसिकली क्या बोलते हैं, प्लैटिनम का वायर होता है। ये जो प्लैटिनम का वायर है रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन यहां से जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है उसमें या तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर सकता है या यहां से इलेक्ट्रॉन को उठा के आउटर सर्किट में ले जा सकता है। ये अपने पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप है। ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, पीएच कितना है 0 है, माइनस लॉग ऑफ H+ दैट इज इक्वल टू 0। तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है 1 मोलर, 298 केल्विन का टेम्परेचर है। और प्रेशर आपको नहीं दे रखा है तो 1 बार 1 atm आप अज्यूम कर लो, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना होता है, 0 होता है। ये हम अज्यूम करके चलते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि इस 1 लीटर सॉल्यूशन को बेसिकली डाइल्यूट करके 10,000 लीटर का बना दिया। पानी मिलाया, तो पानी मिलाने से क्या होगा, H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे चेंज हो जाएगी। बताइए H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर। अब 1 मोलर में H+ आयन तो हम नहीं मिला रहे, वाटर मिला रहे हैं। तो बेसिकली जैसे मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मोलारिटी डिक्रीज होगा, कब, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट होंगे। तो H+ आयन अपने पास कांस्टेंट है, केवल वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया, मोलारिटी कम हो जाएगा। फाइनल मोलारिटी अब कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1000 मोलर हो जाएगा H+ का फाइनल मोलारिटी। तो ये कितना हो गया 10⁻⁻⁴ मोलर। अब अपने पास कंडीशन क्या आ गया, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 atm या 1 बार जो भी अज्यूम करना चाहते हो, 1 बार अज्यूम कर लो। 298 केल्विन टेम्परेचर है और 10⁻⁴ मोलर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको बताना है। इनिशियली रिडक्शन पोटेंशियल आपको बता था 0, तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल का क्या डिफरेंस होगा, बेसिकली उसी के हिसाब से इसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो बताइए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आप इक्वेशन लिखो, H2 से 2H+ या H+ से 2H2। तो 2H2 + 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू H2 गैस। इसी तरीके से लिखना है। आप इसको अगर H+ + 1 इलेक्ट्रॉन और इससे क्या बन रहा है हाफ H2 गैस, इस तरीके से भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या सेल पोटेंशियल है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो बेसिकली अमाउंट आप कितना ले रहे हो, सब्सटेंस का अमाउंट कितना ले रहे हो, इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। चलो सॉल्व करते हैं।
2H प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस बन रहा है। यही हाइड्रोजन गैस के रिडक्शन का रिएक्शन हो सकता है। रिडक्शन के रिएक्शन से रिडक्शन पोटेंशियल हम बता सकते हैं। तो बताइए रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना आएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 divided by number of electrons that are participating in redox reaction multiplied by log Q। ये अपने पास होता है। ये नास्ट इक्वेशन को आप चाहो तो सेल के लिए भी लगा सकते हो, हाफ सेल के लिए भी लगा सकते हो। सेल के लिए लगाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ई सेल आ जाएगा। हाफ सेल के लिए लगाओगे तो ई हाफ सेल आ जाएगा। ई हाफ सेल अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें निकालना है। चाहे तो कंप्लीटली इंडिकेट भी कर सकते हैं। E इज इक्वल टू H प्लस H2। H प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, E नॉट H प्लस H2 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Q। इस तरीके से भी आप इंडिकेट कर सकते हो। बताइए ये वैल्यू कितनी है, 0 माइनस 0.0591 06 लिख लेता हूं मैं। टेम्परेचर 298 आपको दे ही रखा है। बाकी ये वैल्यू कितना होता है, माइनस RT डिवाइडेड बाई NF ln Q होता है। तो ln से लो Q बनाएंगे तो 2.303 आएगा। R की वैल्यू पुट करो, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करो, F का वैल्यू पुट करो, तो ये बेसिकली कितना हो जाता है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Q हो जाता है। टेम्परेचर 298 दे रखा है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ये यूज किया है। अब आगे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन का। Q कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर रेस्ट टू पावर 1 डिवाइडेड बाई H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू पावर 2। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4। यहाँ दे रखा है ना, और 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 10 रेस्ट टू पावर माइनस 8। बाकी EH प्लस H2 ये कितना आ जाएगा 0 माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। log 10 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा। 8 बाहर आ गया, log 10 कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा माइनस 0.024 वोल्ट। तो बताइए कितने रिडक्शन पोटेंशियल में इसके चेंज आया है। तो चेंज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना हो गया, माइनस 0.24 वोल्ट। इनिशियली कितना था, स्टैंडर्ड कंडीशन थी। स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, 0 ही होता है। तो चेंज अपने पास कितना आ गया, एक तरीके से फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 2.4 वोल्ट का चेंज आ चुका है। और यही बेसिकली अपने पास फाइनल स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते, रिडक्शन पोटेंशियल बोलना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। अब बेसिकली कोई भी कंडीशन आपको दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना था। रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए नास्ट इक्वेशन यूज किया जा सकता है। नास्ट इक्वेशन आपने यूज किया, फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन सेकंड पे आ जाते हैं। वोल्टेज ऑफ सेल, एक सेल आपको दे रखा है, उसका वोल्टेज दिया हुआ है 0.807 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको निकालना ई नॉट ऑफ सेल। तो वोल्टेज मतलब कि ई सेल गिवन है, ई सेल गिवन है, तो ई नॉट सेल आपको बताना है। ठीक है, बहुत इजीली आ जाएगा। बताइए सेल आपको क्या दे रखा है, Fe से Fe2 प्लस बना रहा है ये, और Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर। ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। कॉपर 2 प्लस एक्वस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। कॉपर 2 प्लस रिड्यूस होके कहाँ चला गया, कॉपर सॉलिड में। इधर अपने पास क्या होता है, एनोड होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इधर क्या होता है, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu में चला गया। Fe 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Fe2 प्लस में चला गया। इसके लिए ई नॉट सेल आपको बताना है। ई सेल आपको दे रखा है, और जो आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, कैथोडिक हाफ और एनोडिक हाफ में, उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है। ठीक है, नास्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। इस बार सेल के लिए लगा रहे हैं तो ई सेल लिख दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल। यहाँ पे बेसिकली हाफ सेल के लिए लगाया था तो ई हाफ सेल हो गया, ई नॉट हाफ सेल हो गया। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, सॉरी, यहां से जो हाफ सेल का पोटेंशियल आपको बताना है वो रिडक्शन पोटेंशियल भी बताया जा सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बताया जा सकता है। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल बताना है तो रिडक्शन के टर्म में आप लिखो, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आना चाहिए। सिमिलरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है तो ऑक्सीडेशन के टर्म में इक्वेशन लिखो, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आना चाहिए। लेकिन ऐसा फंडा यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो सेल पोटेंशियल बताना होता है। सेल पोटेंशियल बताने के लिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591
टेम्परेचर 298 दे रखा है, तो यही रिलेशनशिप हम यूज कर सकते हैं। माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई लॉग क्यू। एन की वैल्यू पता करनी है, लॉग क्यू की वैल्यू पता करनी है। और ये मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था, उस टाइम पे भी बताया था कि नास्ट इक्वेशन के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना बहुत ईजी है। केवल आप इक्वेशन लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन और रिएक्शन क्वेश्चन क्यू, ये पता कर लो, इक्वेशन अप्लाई कर लो, फाइनल बहुत आंसर जल्दी आ जाता है। अब देख लो, Fe से कहाँ जा रहा है, Fe2+, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर 2+ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में जा रहा है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ था, दोनों को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन्स, तो अपने पास केवल स्पीशीज बचेंगी। तो इन दोनों को ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को ऐड किया जा सकता है। Fe सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस, रिवर्सिबल का साइन है, कॉपर सॉलिड प्लस Fe2+ एक्वस। बताइए क्यों कितना आ जाएगा, ये सॉलिड का तो एक्टिविटी 1 होता है, Fe2+ रेज़ टू पावर 1 और Cu2+ रेज़ टू पावर 1। Fe2+ का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, 0.001 रेज़ टू पावर 1, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.1 रेज़ टू पावर 1, तो ये 10 रेज़ टू पावर -2 आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन दिस रेडॉक्स सेल रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। तो क्यों पता चल गया, एन पता चल गया, ई सेल आपको पता है, ई नॉट सेल बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन सेलेक्ट किए फर्स्ट 2 हमने। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। बताइए आंसर कितना आ जाएगा, ई सेल है 0.807, ई नॉट सेल है -0.06 अज्यूम कर लेता हूँ, 2 आ गया। लॉग क्यू कितना है, 10 रेज़ टू पावर -2, तो 10 रेज़ टू पावर -2 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये चला गया यहाँ से 10 रेज़ टू पावर -2, नहीं यार ये Fe2+ नीचे आना चाहिए ना, गलत कर दिया। Cu2+ है ना इधर, तो Fe से Fe2+ नहीं, 0.001 और कॉपर 2+ 0.1, 10 रेज़ टू पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -1, 10 रेज़ टू पावर -2, सही तो है। लॉग क्यू अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस लॉग 10 रेज़ टू पावर -2, तो ई नॉट प्लस हो गया ये 0.06 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 0.6 हो गया एक तरीके से। तो ई नॉट कितना हो गया, 0.807 माइनस 0.06, तो ये हो जाएगा 947, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ गया, ये 4 आ गया और ये 7 हो जाएगा, 0.747 वोल्ट। ये अपने पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा इस केस में, और ई सेल आपको दे रखा था। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गए, सिंपली नास्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए किस तरीके से दिया हुआ है, गिवन है MnO4 माइनस से Mn2+ बन रहा है, MnO2 से Mn2+ बन रहा है, और इन दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिडक्शन पोटेंशियल होगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, वो तो इक्वेशन देख के हमें पता चल सकता है। रिडक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। 2 इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और थर्ड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसका एप्लीकेशन जब पढ़ा था तो उसमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 2 इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है, थर्ड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। किस तरीके से अप्रोच करेंगे, थर्मोडाइनमिक्स पे जाना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रोड जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है वो क्या है, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन रहा है, Mn2+ प्लस 4H2O। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है x1v, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बोलना जरूरी है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन मत बोलो, वो तो अपने आप ही पता चलता है और वैसे भी उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। +7 से +2 चला गया, रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल MnO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे कहाँ बना गया, Mn2 प्लस 2H2, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है x2 वोल्ट। आपसे क्या पूछा है, फाइंड ई नॉट पता करना, ई नॉट आपको दे रखा है MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या बना रहा है, MnO2 प्लस 2H2।
ये जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन आपको दे रखा है, इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये डिजायर्ड इक्वेशन है। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से डिजायर्ड इक्वेशन हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो जिस भी तरीके से बनाओगे, जो ऑपरेशन आप यहाँ पे करोगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को बनाने के लिए, वही ऑपरेशन इसके थर्मोडाइनेमिक फंक्शंस पे किया जा सकता है। थर्मोडाइनेमिक फंक्शंस अपने पास जैसे क्या होते हैं, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज या डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इन थर्मोडाइनेमिक फंक्शंस पे ये ऑपरेशन किया जा सकता है, क्योंकि सारे थर्मोडाइनेमिक फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो बेसिकली इनको ऐड कर सकते हैं, सबस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे ये थर्मोडाइनेमिक फंक्शन नहीं पूछे, ना ही इनकी वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली इन दोनों को ऐड करने से या सबस्ट्रैक्ट करने से अगर ये इक्वेशन बनता है, तो ये जो ऑपरेशन आप यहाँ पे कर रहे हो ना, ये ऑपरेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये अगर आप नहीं कर सकते तो फिर थर्ड इक्वेशन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे बताएंगे। तो सिंपली आपको बता रखा है कि ई नॉट का जो रिलेशनशिप है वो डेल्टा जी नॉट के साथ होता है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि इंटेंसिव है, लेकिन डेल्टा जी नॉट के ऊपर तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से जिस भी तरीके से थर्ड इक्वेशन बनता है, एग्जैक्टली वही ऑपरेशन आप गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड स्टेट इस पे कर दो। इसका रिलेशनशिप ई नॉट के साथ होता है, तो फाइनली ई नॉट का आंसर आ जाएगा। अब बताओ डिजायर्ड कैसे आएगा, बोलो। MnO2 माइनस MnO4 माइनस इधर रखना है, मतलब इसको तो ऐड करना है और MnO2 उधर पहुंचाना है। तो 1 - 2 आप करके देख लो, एग्जैक्टली थर्ड मतलब कि डिजायर्ड इक्वेशन बन जाएगा। तो यही ऑपरेशन जो आपने किया है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डेल्टा जी नॉट के ऊपर कर दो। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ डिजायर्ड इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ 1 माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ 2। डेल्टा जी नॉट अपने पास कितना होता है, माइनस एन एफ ई। तो बोलो माइनस एन कितना है डिजायर्ड में, 3 इलेक्ट्रॉन, एफ ई नॉट आपको फाइंड आउट करना है। इधर क्या आ जाएगा, माइनस एन, फर्स्ट में एन कितना है 5 इलेक्ट्रॉन एफ, और ई नॉट कितना है x1, माइनस एन कितना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एफ है, और ई नॉट इसका कितना है x2। तो ये सॉल्व करने पे आंसर आ गया, माइनस से माइनस आप हटा दो सारे के सारे। ये कितना हो जाएगा, 5x1 माइनस 2x2 डिवाइडेड बाई 3। ई नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, 5x1 माइनस 2x2 डिवाइडेड बाई 3। बहुत इजीली आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत डिस्कस भी किए हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको पता हो, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को मिला के किसी थर्ड इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया जा सकता है। मेथड बहुत सिंपल है, इन दोनों रिएक्शन से थर्ड रिएक्शन बनाओ। जिस भी तरीके से ये हम कर रहे हैं वही ऑपरेशन डेल्टा जी नॉट के ऊपर लगा दो। डेल्टा जी नॉट के ऊपर लगाया भी जा सकता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा जी नॉट के ऊपर जब ये ऑपरेशन हम करेंगे तो डेल्टा जी नॉट का रिलेशन ई नॉट के साथ होता है, तो फाइनली डिजायर्ड रिएक्शन का ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। तो बहुत इजीली थर्ड क्वेश्चन भी हमने बना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से होंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ये पता करना हो कि किसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है, किसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है। तो ये सारे क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट करके रखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट इफ। करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये तो आप बेसिकली इंडिकेशन से ही समझ जाओगे। जैसे कि ई नॉट गिवन है Mg2 + 2Mg, ई नॉट गिवन है Sn4 + 2Sn2+, ई नॉट गिवन है Sn4 + 2Sn2+, उसके बाद क्या है MnO4 - 2Mn2+, और एक और ई नॉट आपको गिवन है I2 to I-। तो हर किसी केस में रिडक्शन हो रहा है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज गिवन। ये कितना है, -2.4 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। चारों स्टेटमेंट में आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। सिंगल करेक्ट है।
MnO4 minus is strongest oxidizing agent and Mg is strongest reducing agent. MnO4 minus स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. चलो देख लेते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजेस अदर्स. शुरुआत से बता देता हूं, वैसे आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा अच्छा होगा, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइजेस अदर्स, तो रिड्यूसेस इटसेल्फ. अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसका रिडक्शन ज्यादा होगा. वो अगर खुद ज्यादा रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा. तो ये आपको बता ही रखा कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा. रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? I2 का होगा, MnO4 माइनस का होगा, SN4 प्लस का होगा, Mg2 प्लस का होगा. और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है. इसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये ज्यादा रिड्यूस होगा, सामने वाले को ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका ज्यादा आएगा. तो MnO4 माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. बिल्कुल सही है. अगला पार्ट क्या है इसी स्टेटमेंट का? Mg इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो अब उल्टा आपको देखना पड़ेगा. Mg स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग है तो Mg से क्या बनेगा? Mg2 प्लस. तब जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी कोई और एक्सेप्ट करेगा, जो भी एक्सेप्ट करेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा. तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. तो इधर से इधर जाने का जिसका जितना ज्यादा टेंडेंसी है वही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. और टेंडेंसी बेसिकली किसका ज्यादा होता है? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो. ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइज होगा. रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो रिड्यूस होगा. इस तरीके से. तो यहां से यहां अगर आप देख रहे हो तो ये बेसिकली सब क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. सब अगर ऑक्सीडाइज होंगे तो इनका क्या होगा? एक तरीके से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा आएगा तो रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा? ज्यादा. बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा? 2.4 आ जाएगा, -0.1 आ जाएगा, -1.5 आ जाएगा और -0.5 आ जाएगा. माइनस में, माइनस में, माइनस में, प्लस में. प्लस में है मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो मैग्नीशियम का जो रिड्यूसिंग नेचर है वो हाईएस्ट होगा. और वैसा भी दिख रहा था वो कि मैग्नीशियम ही इनमें एक मेटल है जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है. आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो सामने वाले का रिडक्शन कर देगा. अब सेकेंड स्टेटमेंट पे आ जाओ. SN4 plus plus 2I minus that is equal to SN2 plus I2 is a spontaneous reaction. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है तो बहुत सिंपल है. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब कि डेल्टा जी का वैल्यू कितना होना चाहिए? नेगेटिव. और यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखा है तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू ही आप निकाल सकते हो. डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कैसा होना चाहिए? नेगेटिव. डेल्टा जी नॉट का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो ई सेल की वैल्यू या ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल. डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. ये वैल्यू नेगेटिव होने के लिए ये कितना होना पड़ेगा? पॉजिटिव. ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए. और अगर मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन आपको दे रखा है तो फिर ई नॉट सेल को पॉजिटिव बनना पड़ेगा. किसी को तो पॉजिटिव बनना पड़ेगा ताकि स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो और इस रिएक्शन का जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. सेकंड ऑप्शन आप देखो क्या दे रखा है. ए ऑप्शन तो करेक्ट था मतलब बी सी डी ऑप्शन सारे इनकरेक्ट आएंगे. क्या है? SN4 प्लस प्लस 2I माइनस. यहां से क्या बन रहा है? SN2 प्लस प्लस I2. SN4 प्लस से ये क्या है? 2 प्लस में रिड्यूसिंग है मतलब ये कैथोड बन गया. 2I माइनस I2 मतलब ये क्या बनेगा? एनोड. तो रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल. ये कैथोड है SN वाला, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है. और ये आयोडीन वाला एनोड है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है. कितना दे रखा है? 0.5. तो ये तो नेगेटिव में आ गया बेटा. नेगेटिव में आ गया मतलब रिएक्शन फिजिबल नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. सी पे आ जाओ. Mg2 प्लस प्लस SN2 प्लस दैट इज इक्वल टू, ठीक है वो तो सेम केस है. SN2 प्लस SN4 प्लस में चला गया, Mg में चला गया. SN2 प्लस से 4 प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब एनोड है. Mg2 प्लस टू Mg मतलब कैथोड है. हो ही नहीं सकता. Mg2 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा. Mg2 प्लस तो बेसिकली Mg तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा.
SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, तो कैथोड का SRP कितना है -2.4 और एनोड का SRP कितना है, SRP ही दे रखा है 0.1, तो ये हो गया -2.5, गलत हो गया। और डी ऑप्शन क्या है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज SN4+ एंड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज Mg2+। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये SN4+ है, ये Mg2+ है, यही दे रखा है। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज SN4+ एंड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज Mg2+। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूसेस इटसेल्फ। तो ये खुद अगर रिड्यूस होंगे तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा। पहला इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, MnO4- का, तो यही अपने पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हो गया गलत। यहां पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, सॉरी सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। खुद अगर ऑक्सीडाइज होगा तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, ऑक्सीडेशन उल्टा देखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, Mg का आ रहा है, तो Mg का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो Mg यहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, Mg2+ नहीं है। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट की जो दोनों पार्ट है वो गलत है, तो डी ऑप्शन भी अपने पास इनकरेक्ट हो गया। सिंपली आपको ये देखना था यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि जिस भी पर्टिकुलर स्पीशीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मैं वापस से लिख देता हूँ इन सारी बातों को, जिस तरीके से वर्डिंग है ना उसी वर्डिंग पे आपको ध्यान देना है। अगर मान लो कोई भी स्पीशीज है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस, रिड्यूस करेगा तो कौन सी पावर आएगी, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। सिमिलरली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, रिड्यूसेस इटसेल्फ। और खुद को अगर रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर आपको ज्यादा करना है तो SRP की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। रिड्यूसिंग पावर अगर ज्यादा करना है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, बहुत टाइम भी लगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। एक हाफ सेल आपको दे रखा है, उसका EMF गिवन है और हाफ सेल के EMF के लिए 4 स्टेटमेंट बना के दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा होगा। कॉपर की जो हाफ सेल बनती है, कॉपर से कॉपर 2+ हो गया, कॉपर 2+ से कॉपर हो गया, या कॉपर प्लस से कॉपर हो गया, टोटल मिला के 3 इलेक्ट्रोड बन सकती है। इन तीनों इलेक्ट्रोड के लिए हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाफ सेल का जो EMF है E0 कॉपर 2+ टू कॉपर 0.337, E0 कॉपर 2+ टू कॉपर, ये कितना दे रखा है, 0.521। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है, CO+ डिस्प्रपोर्शनेट। ठीक है, तो CO+ अगर डिस्प्रपोर्शनेट होगा तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। ऑक्सीडाइज होगा तो Cu2+ बनाएगा, रिड्यूस होगा तो Cu0 बनाएगा। अब ये रिएक्शन ऐसा होता है, Cu+ डिस्प्रपोर्शनेट ऐसा है। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए डेल्टा G का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। तभी तो आप इसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा G का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो ई सेल का वैल्यू, अगर आप इसको एक सेल रिएक्शन कंसिडर करें तो ई सेल का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। स्टैंडर्ड कंडीशन में तो E0 सेल का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको केवल इतना फाइंड आउट करना है कि सेल में जो अपने पास कैथोड का काम कर रहा है और जो एनोड का काम कर रहा है, वहां से आप इसका E0 सेल का वैल्यू निकाल लो। E0 सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ये रिएक्शन होगा, और अगर ये रिएक्शन होगा दैट मीन्स Cu+ डिस्प्रपोर्शनेट।
तो बताइए कॉपर प्लस से कहाँ जा रहे हैं, कॉपर 2 प्लस, कॉपर प्लस से ही कहाँ जा रहे हैं, कॉपर। तो ये तो हो गया अपने पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। तो ई नॉट सेल की जो वैल्यू है SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, इतना कैलकुलेट करना है। कैथोड अपने पास क्या है, Cu प्लस टू Cu, Cu प्लस टू Cu, और ये जो दोनों वैल्यूज आपको क्या दे रखी थी, हाँ ये रहा Cu प्लस टू Cu। तो Cu प्लस टू Cu ये अपने पास कैथोड है और इसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है 0.521 माइनस SRP ऑफ एनोड, एनोड अपने पास क्या है Cu प्लस टू Cu2 प्लस, Cu प्लस टू Cu2 प्लस। ऐसा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको नहीं दे रखा है, तो पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये फाइंड आउट करने के बाद इधर अप्लाई करो, इधर अप्लाई करने के बाद ई नॉट सेल का वैल्यू आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो ये रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस है। Cu प्लस टू Cu2 प्लस फाइंड आउट करना है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिवन क्या है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू Cu 0.337, ये इसका ई नॉट का वैल्यू गिवन है, इसका ई नॉट आपको पता नहीं है। और क्या गिवन है, Cu प्लस टू Cu, इसके ई नॉट का वैल्यू भी कितना गिवन है 0.521। इन दोनों से ये थर्ड रिएक्शन बनाना है। कैसे बन सकता है, ये डिजायर्ड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। Cu प्लस इधर ही रखना है, मतलब इस रिएक्शन को तो ऐड करना पड़ेगा, और Cu2 प्लस उधर ले जाना है, उस रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू डिजायर्ड। यही ऑपरेशन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डेल्टा जी नॉट के ऊपर लगा दो, तो डेल्टा जी नॉट ऑफ डिजायर्ड कितना होगा, माइनस NF ई नॉट। तो माइनस N कितना है इसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन है, F ई नॉट की वैल्यू ई नॉट है, माइनस NF ई नॉट फर्स्ट के लिए, माइनस N1 है, F है, ई नॉट कितना है 0.521, माइनस NF ई नॉट, इसके लिए N कितना है 2 है, NF है, और ई नॉट की वैल्यू कितनी है 0.337। तो माइनस से तो माइनस चला ही गया, F से F चला गया, बाकी कितना हो गया, ई नॉट इज इक्वल टू 0.521 माइनस ये आ गया अपने पास 2 इंटू 0.337, तो कितना हो जाएगा ये 674। तो ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0.674, 0.521, 351, 0.153 माइनस में आ गया। और ये ई नॉट अपने पास किसका है, Cu प्लस, हाँ डिजायर्ड का है, Cu प्लस से Cu2 प्लस जाने का, Cu प्लस से Cu2 प्लस जाने का। तो Cu2 प्लस से Cu प्लस जाने का ई नॉट अपने पास कितना हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट 0.153। तो बताओ Cu2 प्लस से Cu प्लस, या Cu प्लस से हम कहाँ जा रहे हैं, Cu2 प्लस यही एनोड है, लेकिन एनोड हो चाहे कैथोड हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होता है ई नॉट सेल निकालने के लिए। तो कैथोड का तो आपने इस्तेमाल कर लिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये अपने पास एनोड है, एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकाल लिया 0.153। तो 0.153 यहाँ से हटा दो, ये बिगर है ये लेसर है, तो बिगर नंबर में से लेसर नंबर अगर जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव, ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है मतलब Cu प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट आ गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, Cu एंड Cu2 प्लस कम प्रोपोर्शनेट, गलत है भाई। अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो डिस्प्रोपोर्शनेट होके क्या बनाएगा, Cu2 प्लस और Cu0, तो ये दोनों कम प्रोपोर्शनेट होके क्या बनाएंगे, Cu प्लस। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके सेम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कम प्रोपोर्शनेशन। अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन स्पॉन्टेनियस है तो कम प्रोपोर्शनेशन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये तो हटाओ, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब थर्ड पे आ जाते हैं, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज तो हट गया। ई नॉट Cu2 प्लस प्लस ई नॉट Cu प्लस टू Cu इज पॉजिटिव, ये तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन है। थर्ड स्टेटमेंट है ई नॉट Cu2 प्लस प्लस ई नॉट Cu प्लस टू Cu, ये एक पॉजिटिव नंबर है, चेक कर लेते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, सम करना तो आता ही है। Cu2 प्लस टू Cu दे रखा है, तो Cu2 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 0.337, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। Cu प्लस टू Cu
यही दे रखा है 0.521, हायर नंबर लोअर नंबर, हायर में से लोअर को हटाओगे तो ये कितना आएगा अगेन पॉजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजीली अटेम्प्ट हो गया। डिफरेंट इलेक्ट्रोड आपको दे रखा था, डिफरेंट इलेक्ट्रोड से एक डिजायर्ड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताने के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि CO प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, तो उस स्टेटमेंट को हमने चेक किया कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और बाकी के स्टेटमेंट बहुत ईजी थे, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो केवल अपने पास फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो टोटल 5 क्वेश्चंस अभी तक हमने अटेम्प्ट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नास्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एसिटिक एसिड का पीके दे रखा है, फॉर्मिक एसिड का पीके दे रखा है। व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो सेल आपको दे रखा है और इस सेल में कहीं ना कहीं एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का पीके काम में आने वाला है, इसीलिए आपको दे रखा है। कोई एक सेल बना के दे रखा है, सेल का ईएमएफ पता करना है, ई सेल की वैल्यू आपको पता करनी है। तो नास्ट इक्वेशन का ही एप्लीकेशन है। नास्ट इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व करना हम जानते हैं। सेल क्या दे रखा है वो बता देते हैं अब आपको। सेल में है प्लेटिनम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड मतलब कि जो हाफ सेल है उसके अंदर एंटर करता है, और हाफ सेल के अंदर ऑलरेडी H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। ये H+ आयन कहाँ से आ सकते हैं? एसिड से आ सकते हैं, बेस से भी H+ आयन आ सकते हैं, सॉल्ट से आ सकते हैं, बफर से आ सकते हैं, किसी से भी H+ आयन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि H+ आयन केवल एसिड से ही आपको मिलेंगे, क्यों? बेस से भी H+ आयन मिल सकते हैं, लेकिन H+ आयन वहाँ पे बहुत ही कम होंगे। जैसे मान लो कि ये अपने पास 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो बताइए OH- की मोलारिटी कितनी है? 1 मोलर मल्टीप्लाइड बाई 1, तो OH- का जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर है। और आपको पता ही है कि जब NaOH का आपने 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर होता है। वाटर का जो सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट है Kw की वैल्यू फिक्स होती है 10⁻⁻14। बेस है तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम, लेकिन होगी पक्का। OH- की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 1। 10⁻⁻14 मोलर ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा। H+ का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कहीं से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एसिडिक सॉल्यूशन ही दिया होना चाहिए। अब यहां पे क्या दे रखा है? 0.1 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट। तो ये क्या हो गया? बफर। बफर बेसिकली क्या होता है? वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, या वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। वीक एसिड आपको दे रखा है CH3CHH, और इसका स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ सॉल्ट अगर आप बनाओगे तो OH- H+ को कंज्यूम कर लेगा, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, और Na+ और CH3COO- सोडियम एसिटेट यहाँ पे सॉल्ट होगा। दोनों की मोलैरिटी आपको सेम दे रखा है, बफर बना रखा है बेसिकली। तो यहाँ बफर से आपको निकालना होगा कि H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इस हाफ सेल में कितना है। सिमिलरली 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड है, 0.1 मोलर सोडियम फॉर्मेट है, 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड और 0.1 मोलर सोडियम फॉर्मेट Na+CS, ये सोडियम फॉर्मेट हो गया। प्लैटिनम है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आपको नहीं दे रखा है, टेम्परेचर है 298 केल्विन। प्रेशर नहीं दे रखा है तो 1 बार आप अज्यूम कर लो। सिंपली आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ क्या आने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। बताइए किस तरीके से बनाएंगे ईएमएफ। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग क्यू। बस यही इक्वेशन आपको इस्तेमाल करना है। एन आपको और क्यू आपको कब पता चलेगा? जब सेल की इक्वेशन बनाएंगे। तो बताइए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इक्वेशन बनता है रिडक्शन के टर्म में या ऑक्सीडेशन के टर्म में, क्या बनता है? या तो H2 से H+ या H+ से H2। यहां पर एनोड है तो एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन H2, गैस से क्या बनेगा? 2H+ आयन। ये एनोड की बात है। सिमिलरली कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा? 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनेगा? H2 गैस। तो ये इस तरीके से कैथोड और एनोड का इक्वेशन आपने बना लिया। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको पता चल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन रेडॉक्स सेल रिएक्शन, ये अपने पास कितना आ गया? 2। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो सेल रिएक्शन बन जाएगा। सेल रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वोशिएंट Q की वैल्यू बता देंगे। बताइए सेल रिएक्शन क्या आएगा? हाइड्रोजन ऑफ एनोड
प्लस 2H प्लस ऑफ कैथोड दैट इज इक्वल टू 2H प्लस ऑफ एनोड और प्लस हाइड्रोजन गैस ऑफ कैथोड। बताइए क्यू की वैल्यू क्या आएगी? H प्लस ऑफ एनोड रेस्ट टू पावर 2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ कैथोड रेस्ट टू पावर 1। तो इन दोनों का तो जो प्रेशर है आप वो 1 अज्यूम कर लो क्योंकि दे नहीं रखा है। बताइए यहाँ से H प्लस का जो एनोड में कॉन्सेंट्रेशन है रेस्ट टू पावर 2, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट H प्लस का जो कैथोड में कॉन्सेंट्रेशन है रेस्ट टू पावर 2, ये अपने पास Q का वैल्यू आ गया। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये आपको पता करना है, तो इसके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम पे आ जाओ। ये जो सिस्टम दे रखा है ये सिस्टम बेसिकली क्या है? बफर है, एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। एसिड और सॉल्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, 0.1 मोलर 0.1 मोलर, इधर भी क्या है 0.1 मोलर 0.1 मोलर। तो बेसिकली पीएच कितना आ जाएगा? पीके के इक्वल। पीएच कितना आ जाएगा? पीके के इक्वल। तो H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी आ जाएगी? के के इक्वल। पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। पीके क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ के। तो H प्लस अपने पास कितना आ गया? के इक्वल। तो यहाँ इस कंपार्टमेंट में एसिडिक एसिड का K है, इस कंपार्टमेंट में फॉर्मिक एसिड का K है, और वही K का जो वैल्यू है H प्लस के इक्वल है। बताइए H प्लस इधर कितना है? K ऑफ एसिडिक एसिड कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और इधर H प्लस की वैल्यू K ऑफ फॉर्मिक एसिड वो कितना है? 2.1 इंटू 10⁻⁴। दोनों तरफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आपने पता कर ली। तो बस फाइनली हम ये रिएक्शन क्वेश्चन Q की वैल्यू बता देते हैं। बताइए H प्लस ऑफ एनोड, ये एनोड है, 1.8 इंटू 10⁻⁵ स्क्वायर डिवाइडेड बाई H प्लस ऑफ कैथोड 2.1 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर, ये 10⁻⁻1 है। ठीक है, ये 3 से कट गया 6 बार, 3 से कट गया 7 बार, 6/7 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो ई सेल कितना हो गया? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैथोड और एनोड दोनों ही कौन है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो 0 माइनस 0 ये कितना हो गया? 0 माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, ये क्यू अपने पास कितना हो जाएगा? 6/7 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये 2 गया, तो ई सेल आ गया अपने पास माइनस 0.591 लॉग 6/7 है, ये कितना हो जाएगा? 0.6/7। तो लॉग 0.6/7 को मल्टीप्लाई कर देना माइनस 0.0591 से, तो इस पर्टिकुलर सेटअप का जो ईएमएफ है मतलब कि ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आपको घबराना नहीं है, सिंपली इतना आइडेंटिफाई करना था कि सेल में जो अपने पास इलेक्ट्रोड दे रखा है, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है? ये इलेक्ट्रोड गैस इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। आपने पहले ही पता कर लिया कि हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रोड में कैथोड और एनोड का इक्वेशन क्या होता है? H2 या H+2 अब यहाँ पे H2 गैस का प्रेशर आपको नहीं दिया हुआ था, तो आपने दोनों तरफ 1 एटीएम या 1 बार प्रेशर अज्यूम कर लिया। केवल आपको ये पता करना था कि ये जो बफर सॉल्यूशन आपको दे रखा है, इस बफर सॉल्यूशन से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता है, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर पता है, इससे आपने क्या पता कर लिया? सेल रिएक्शन का रिएक्शन क्वेश्चन क्यों। रिएक्शन अगर आपने बना दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, ये भी आपने पता कर लिया। एन और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद तो केवल लास्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी होती है। वैल्यूज पुट करने के बाद इस सेल का सेल पोटेंशियल मतलब कि ईएमएफ आपने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू आर गिवन द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो ये सेल हम पहले बना लेते हैं, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। Zn सॉलिड टू Zn2 प्लस एक्वस, ये बन रहा है 0.01 मोलर, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है। HCl एक्वस, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, और हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर है 1 एटीएम, प्लैटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड है। मतलब यहाँ पे तो कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया? मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, और H प्लस आयन और हाइड्रोजन गैस, यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
और दोनों इलेक्ट्रोड का जो हाफ सेल का रिएक्शन है वो हमें लिखना आता है। इन दोनों की हाफ सेल की रिएक्शन अगर पता होगी तो कंप्लीट सेल का रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं। इस सेल के बारे में आपको क्या दे रखा है, इस सेल का ई सेल है 0.701 वोल्ट और क्या दे रखा है ई नॉट Zn2+2 Zn, मतलब ये जो एनोड में अपने पास इलेक्ट्रोड है जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.76 वोल्ट माइनस में। अब आगे क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ NaOH विल जस्ट मेक pH ऑफ द कैथोडिक कंपार्टमेंट टू बी इक्वल टू 7, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में NaOH मिक्स करेंगे और कितना NaOH आप मिक्स करो ताकि इसका pH कितना हो जाए 7, pH 7 हो जाए, मतलब कि न्यूट्रल सॉल्यूशन आपको बनाना है। न्यूट्रल सॉल्यूशन कब बन सकता है, जब यहाँ पे जितने भी H+ प्रेजेंट है सारे H+ को कंज्यूम कर ले कौन, OH-। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, H+ प्लस OH- दैट इज इक्वल टू H2O। एक H+ को एक OH- ही कंज्यूम करता है, तो बेसिकली H+ के अगर आपने मोल बता दिए ना तो OH- के मोल भी आपको पता चल जाएंगे। H+ के कैथोडिक कंपार्टमेंट में कितने मोल प्रेजेंट है वो आपको नहीं दे रखा है, केवल H+ आयन जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। तो बताइए कैसे अप्रोच करें, आपको केवल क्या बताना है कि H+ आयन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, H+ आयन जितने प्रेजेंट होंगे उतना ही OH- अगर आपने मिक्स कर दिया तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है, 7 होता है। तो H+ आयन के बेसिकली मोल आपको पता करना है, तो ऐसा करते हैं कि मोल ऑफ HCl पता कर लेते हैं, क्योंकि मोल ऑफ HCl ही मोल ऑफ H+ के इक्वल है। लेट अस से कि इसके M मोल अज्यूम कर लेता हूँ। अब बाकी तो नास्ट इक्वेशन आपको अप्लाई करना है, क्योंकि नास्ट इक्वेशन से ही ई सेल का इक्वेशन बन सकता है। ई सेल का इक्वेशन अप्लाई करेंगे तभी ये M मोल ऑफ H+ आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो नास्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Q। n और log Q की वैल्यू आपको कब पता चलेगी, जब कंप्लीट सेल का रिएक्शन हम लिख पाएंगे। बताइए ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल की वैल्यू क्या है 0.701, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। ये कैथोड है और कैथोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0। ये जिंक वाला एनोड है और जिंक वाला एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो SRP ऑफ एनोड अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये हो गया 0.76 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Q। n और log Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो फिर यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद H+ का अमाउंट पता चल जाएगा, जितना H+ का अमाउंट होगा उतना ही एग्जैक्टली हमें क्या मिक्स करना है, OH-। तो H+ और OH- इक्वली मिक्स कर देंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन ही बनेगा। अब बताओ Zn2+, यही होता है मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का जो इक्वेशन होता है, मेटल से मेटल प्लस या मेटल 2+ जो भी बनना है। एनोड है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या होता है, H2 to 2H+ या 2H+ 2H2, तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ऐड कर दो। सबसे पहली बात तो ये पता चल गया कि रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, 2। अब आगे आप क्या पता करोगे, Q का वैल्यू। तो Q का वैल्यू पता करने के लिए Zn सॉलिड प्लस 2H+ एक्वस क्या बन गया, Zn2+ हाइड्रोजन गैस। बताइए Q कितना होगा, सॉलिड का एक्टिविटी तो 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर रेज़ टू पावर 1, H+ आयन जो है, H+ आयन कहाँ है, Zn2+ आयन है, वो Zn2+ आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1, और नीचे क्या आ गया, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो गया। ये कितना है, Zn2+ 0.01 10⁻⁻²। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, M मोल ऑफ HCl, दैट मीन्स M मोल ऑफ H+, M मोल ऑफ H+ डिवाइडेड बाई 1 लीटर, तो यही मोलैरिटी आ जाएगी। M/1 कितना होता है, M ही होता है, M²। वैल्यूज पुट कर दो, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log 10⁻⁻² और M²। ये इसमें से माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली -0.0591 ही आएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इधर चला जाएगा 2, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 10⁻⁻² M²। यहां से कितना आ जाएगा, 2 को क्या लिख सकते हैं, log 10⁻² लिख सकते हैं।
तो 10⁻⁻² m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10⁻²। ये हो जाएगा 10⁻⁴ m स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ m इज इक्वल टू 10⁻²। तो आपको क्या पता चल गया, H प्लस के मोल पता चल गए 10⁻² मोल, और H प्लस के जितने मोल हैं उतना ही OH माइनस अगर आप ऐड कर दोगे तो H प्लस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा जिसका pH कितना आ जाएगा 7। ये 10⁻² मोलर कॉन्सेंट्रेशन आई ना, लेकिन वॉल्यूम भी आपके पास कितना दे रखा है, 1 लीटर ही दे रखा है कैथोडिक कंपार्टमेंट का जो वॉल्यूम है, तो 10⁻² मोल ही हो जाएंगे। 10⁻² मोल रिक्वायर्ड होंगे OH माइनस के, तो इसका मतलब 10⁻² मोल NaOH मिक्स करना पड़ेगा। 1 मोल NaOH से 1 मोल OH माइनस ही मिलता है, तो 10⁻² मोल OH माइनस बनाने के लिए 10⁻² मोल NaOH का रिक्वायरमेंट होगा। तो 10⁻² मोल NaOH दैट इज इक्वल टू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 40 ग्राम पर मोल, ये इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। 0.4 ग्राम NaOH आपको मिक्स करना पड़ेगा कैथोडिक कंपार्टमेंट में, ताकि फाइनली इस सॉल्यूशन का जो pH है वो कितना हो जाए 7। तो ये आंसर अपने पास आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैलकुलेट यूजफुल वर्क और मैक्सिमम यूजफुल वर्क फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क मतलब क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ा है मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी, और आपको कंडीशन कैसी दे रखी है उसी के हिसाब से आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड कंडीशन है तो डेल्टा जी नॉट बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट यूजफुल वर्क फॉर द रिएक्शन Ag सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, और इससे क्या बन रहा है AgCl। तो ये रिएक्शन आपको दे रखा है, तो रिएक्शन को हमें किस तरीके से देखना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ सेल रिएक्शन, क्योंकि सेल रिएक्शन के लिए आप ई सेल की वैल्यू बता सकते हो, और E0 Cl2 टू Cl माइनस आपको दे रखा है। थर्मोडाइनेमिक्स से सॉल्व नहीं करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सॉल्व करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको हर किसी रिएक्शन को सेल रिएक्शन बनाना पड़ता है। सेल रिएक्शन से क्या पता चलेगा, ई सेल, और ई सेल से थर्मोडाइनेमिक क्वांटिटी डेल्टा जी का वैल्यू पता चल जाएगा। Ag टू AgCl दोनों सॉलिड ही होते हैं, और Cl माइनस एक्वस होता है, दैट इज इक्वल टू -22 0.22 वोल्ट। तो ये तो अपने पास हो गया गैस इलेक्ट्रोड। ये कौन सा हो गया, Ag टू AgCl मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस आपको दे रखा है 1 atm, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, E0 आपको दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरीन माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन है, तो क्लोरीन माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 मोलर अज्यूम करना पड़ेगा। दे नहीं रखा है तो अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस रिएक्शन के लिए मैक्सिमम यूजफुल वर्क आपको निकालना है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल के देनी है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, -NF E0। सेल रिएक्शन लिखेंगे तो N पता चल जाएगा, सेल रिएक्शन लिखने के बाद E0 सेल आपको पता चल जाएगा, और फेराडेज कांस्टेंट F का वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, तो केवल आपको इतना करना है कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क का मतलब क्या होता है, डेल्टा जी नॉट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल के देना है। बताओ इस रिएक्शन को इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड से कैसे बनाए। Ag सॉलिड टू Ag से क्या बन रहा है, AgCl। एक तो ये इलेक्ट्रोड है अपने पास, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, Ag से Ag प्लस जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, प्लस Cl माइनस। ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का हाफ रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो रिएक्शन है वो हमने बना दिया। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कितना दे रखा है, Ag टू Ag प्लस जाने का -0.22 वोल्ट। ठीक है, आगे कौन सा रिएक्शन है, गैस इलेक्ट्रोड है, Cl2 टू Cl माइनस। अब बताओ Cl 0 से कहाँ जा रहा है, -1 में, इसी का रिडक्शन हो रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड है। 2Cl माइनस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड करेंगे तब जाके अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। रिएक्शन क्वेश्चन क्यों आएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, ऐड करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कितना आ जाएगा, 2Cl माइनस कैंसिल। ठीक है, इधर क्या बच गया, Cl2 गैस
कैंसिल तो कैसे करेंगे, ऐसे कैंसिल मत करना। ये अपने पास कैथोड है और ये अपने पास एनोड है। एनोड और कैथोड में जो Cl माइनस आयन प्रेजेंट है ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस एक ऐसा सिचुएशन दिया जाए। अब मैं ये सिचुएशन भी आपको बना देता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एक तरीके से। जैसे मान लो इस तरीके से देखना कि एक ही कंपार्टमेंट में दोनों इलेक्ट्रोड को आपने डिप कर दिया हो, तो दोनों के लिए Cl माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉमन होगी। जैसे ये अपने पास क्या हो गया, Ag सॉलिड का रोड हो गया, इस Ag सॉलिड की रोड पे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या करते हैं, AgCl का प्रेसिपिटेट चिपका देते हैं, यहाँ Cl माइनस आयन होना चाहिए। जो भी अपने पास इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट का जो एनायन है वो एनायन यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। क्लोरीन गैस इधर से आ रहा है तो यहाँ बेसिकली क्लोरीन माइनस आयन प्रेजेंट होने चाहिए, और ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्योंकि क्लोरीन 2 से 2Cl माइनस बन सकता है, 2Cl माइनस से क्लोरीन 2 बन सकता है, लेकिन ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को आउटर सर्किट में कैरी नहीं कर सकता। और ये आपने क्या लगा दिया, लेटर से कि वोल्ट मीटर, तो इस तरीके से ये सेल बन गया। तो Cl माइनस अगर कॉमन है तो दोनों के बीच में Cl माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉमन हो जाएगी। तब आपको Cl माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर अज्यूम करने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों जगह अगर Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कॉमन होगा तो रिएक्शन क्वोशिएंट Q में वो वैसे भी कट जाएगा। देखना Cl2 गैस आएगा इधर प्लस 2Cl माइनस एनोड Ag सॉलिड, AgCl सॉलिड प्लस 2AgCl सॉलिड 2Ag आ जाएगा और प्लस 2Cl माइनस, और ये क्या आ गया, कैथोड एक्वस। अब बताना रिएक्शन क्वोशिएंट Q कितना आएगा। इनका तो जो एक्टिविटी है वो बेसिकली 1 होगा, 2Cl माइनस 2Cl माइनस। कैथोड में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, 2Cl माइनस, मतलब कि Cl माइनस कैथोड कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2, इधर से कितना आएगा Cl माइनस एनोड कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2, तो वो तो कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। डिवाइड में Cl2 भी आएगा, Cl2 का पार्शियल प्रेशर अपने पास कितना है, 1 है, तो बेसिकली रिएक्शन क्वोशिएंट Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। और ये अगर Q का वैल्यू 1 आ गया तो लॉग Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो E सेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E नॉट सेल। ये तो फालतू में ही कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन है तो हमें E नॉट सेल ही निकालना है। आप E सेल निकालोगे तब भी E सेल का वैल्यू तो E नॉट सेल के इक्वल ही आना है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो ये तो फालतू ही टाइम वेस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाता है E नॉट सेल की वैल्यू आप पता कर लो। तो कैथोड एनोड पता कर लिया, ये कैथोड है ये एनोड है, तो E नॉट सेल अपने पास कितना हो जाएगा, SRP ऑफ कैथोड ये रहा, इसका SRP ही दे रखा है, माइनस SRP ऑफ एनोड, इसका क्या दे रखा है, Ag2 Ag प्लस, SOP दे रखा है, तो SRP कितना हो जाएगा, प्लस 0.22, तो ये कितना हो गया, 1.14 वोल्ट हो गया। ये अपने पास सेल रिएक्शन का E नॉट सेल आ गया। E नॉट सेल से आप क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा G नॉट ऑफ सेल रिएक्शन माइनस NF E नॉट सेल। N की वैल्यू कितनी है, 2, F कितना हो गया 96500 कूलम, और E नॉट सेल कितना हो गया 1.14 वोल्ट। इन तीनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा G नॉट की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट रेशियो ऑफ Br माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू रूट CO3 2 माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डज द फॉलोइंग सेल हैव इट्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। एक सेल आपको दे रखा है और सेल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो Br माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन और CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन का रूट, ये रेशियो बेसिकली कितना हो जाएगा। सेल आपको क्या दे रखा है, Ag सॉलिड Ag2CO3 सॉलिड, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो बेसिकली ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा एक तरीके से। और जब मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड होता है तो इनसॉल्युबल सॉल्ट का जो एनायन है वो एनायन अपने पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर एनायन कौन है, CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल होता है, तो पानी में सॉल्युबल होगा तो कार्बोनेट आयन एक्वस आपको मिलेगा। सॉल्ट ब्रिज बना दिया। सिमिलरली इधर भी क्या दे रखा है, KBr एक्वस, Br माइनस आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, AgBr सॉलिड और Ag
सॉलिड। तो इधर भी मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर भी मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। और इस सेल का जो रिएक्शन है अगर वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो इक्विलिब्रियम पे Br माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन CO3 2 माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का अंडर रूट ये रेशियो कितना आएगा फाइंड आउट करना है। ई सेल का जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है 0 जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। किस तरीके से, डेल्टा जी का वैल्यू कितना होता है 0 इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू 0 नहीं होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना होता है माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कितना होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, उससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। डेल्टा जी का वैल्यू कितना हो जाता है 0, तो ई सेल का वैल्यू क्या होगा 0 इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाएगा। ई सेल का वैल्यू अगर 0 है तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। एन और लॉग क्यू की वैल्यू का पता चलेगी जब सेल का कंप्लीट आप रिएक्शन लिखोगे। ई सेल का वैल्यू 0 है तो 0.0591 डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई लॉग क्यू का जो वैल्यू है ई नॉट सेल के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक और इंफॉर्मेशन अपने पास क्या है, KSP दे रखा है अपने पास 8 इंटू 10⁻⁻12, KSP एक और दे रखा है 4 इंटू 10⁻13। ये AgBr का KSP है और ये Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट का जो प्रेसिपिटेट सॉल्ट है उसका KSP है। ये दोनों वैल्यूज भी आपको दे रखी है। प्रॉब्लम की बात मैं कर रहा था, प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड का मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का जो SRP का वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों गिवन नहीं है। तो दोनों SRP की वैल्यू नहीं है तो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड से ई नॉट सेल निकालते हैं। ये ई नॉट सेल कैसे आएगा, तो ये ई नॉट सेल बेसिकली नहीं आ सकता। क्वेश्चन पूछा है तो आंसर तो पक्का लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आप रिकॉल कीजिए, आपको कुछ एक बता रखा है मैंने फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को याद करने के लिए बोला हुआ है कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इस इलेक्ट्रोड का अगर ई नॉट की वैल्यू आपको नहीं दिया जाए, ई नॉट लेटस है कि रिडक्शन के टर्म में बोल रहा हूं मैं कि अगर SRP की वैल्यू ना दिया जाए तो इसके SRP की वैल्यू कैसे आती है, SRP दैट मीन्स ई नॉट ऑफ मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। याद करवाया था फॉर्मूला, और अगर ये फॉर्मूला याद है तो विद इन 1 to 2 मिनट ये क्वेश्चन बन जाएगा। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग 1/KSP। तो बताना, जैसे मान लो कि AgBr Ag सॉलिड और AgBr रिडक्शन के टर्म में इंडिकेट कर देता हूँ। Ag प्लस से कहाँ जाना चाहिए, Ag सॉलिड 0 में जाना चाहिए। ये अगर आपको निकालना है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो दैट इज इक्वल टू मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, तो Ag प्लस टू Ag मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग 1/KSP। KSP किसका होगा, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट AgBr है इसका बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको पुट करना है। n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल आप निकालना चाहते हैं तो रिडक्शन की रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। बताइए Ag प्लस से कहाँ जाना चाहिए, AgBr। Ag प्लस अपने पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होता है, Ag होता है और AgBr होता है। तो AgBr में Ag प्लस प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कहाँ जाएगा, Ag सॉलिड में चला जाएगा प्लस Br माइनस। n की वैल्यू अपने पास कितना है 1 है, और 1/KSP का वैल्यू AgBr का KSP कितना दे रखा है, AgBr का KSP है 4 इंटू 10⁻⁻13। तो एक वैल्यू तो आपके पास ये आ गया। और इसी तरीके से आपको ये जो रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप अप्लाई करके सिल्वर और सिल्वर कार्बोनेट मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का जो अगला इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना पड़ेगा, तभी ई नॉट सेल की वैल्यू आ सकती है। तो अगला इलेक्ट्रोड अपने पास क्या है, Ag2CO3 CO3 माइनस। इसको आपने क्या बना रखा है, एनोड बना रखा है। तो एनोड बना रखा है तो ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको बताना है। ई नॉट सेल जब आप निकालते हो तो एनोड हो चाहे कैथोड हो दोनों का SRP वैल्यू ही माइनस किया जाता है।
तो इसका SRP भी आपको निकालना है। कैथोड का SRP तो आपने निकाल लिया, अब इसका SRP अगर आप निकालोगे तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो Ag प्लस से कहाँ जाएगा, Ag सॉलिड, Ag प्लस कहाँ प्रेजेंट है, सिल्वर कार्बोनेट में प्रेजेंट है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि 2 सिल्वर प्लस हैं, तो 2 Ag सॉलिड बन जाएगा, प्लस कार्बोनेट आयन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, अच्छी बात है। अब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, Ag2CO3 सॉलिड, Ag सॉलिड, कार्बोनेट आयन एक्वस, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का कितना होता है, मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट Ag प्लस 2Ag माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है, log 1 अपॉन KSP, इसका KSP कितना 8 इंटू 10⁻⁻12 था, इसका कितना था 4 इंटू 10⁻13 था। अब बता दो E0 सेल का वैल्यू, ये एनोड था, सेल आपने लिख रखा है, और ये क्या था, कैथोड था। तो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उससे तो ये वैल्यू क्रॉस हो जाएगी, उधर क्या बचेगा, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 log 1/4 इंटू 10⁻⁻13, इधर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log 1/8 इंटू 10⁻⁻12। E0 सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591, ये कॉमन ले लेंगे अगर अपन, तो ये कॉमन आएगा, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 लेफ्ट है, तो 1/2 को ऐसा करते हैं कि अंदर भेज देते हैं, तो 0.0591 कॉमन आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, log 8 इंटू 10⁻⁻12 का अंडर रूट माइनस log 1/4 इंटू 10⁻⁻13। E0 सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.0591 इंटू log 4 इंटू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻⁻12 का रूट। ये E0 सेल की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब वापस से सेल पोटेंशियल सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बनाना पड़ेगा, और सेल का रिप्रेजेंटेशन बनाने के बाद सेल रिएक्शन आपको लिखना है। सेल रिएक्शन लिखने के बाद नास्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। नास्ट इक्वेशन में ई सेल का वैल्यू 0 पुट करना है। ई सेल का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो जो डिजायर्ड रेशियो आपसे पूछा था वो डिजायर्ड रेशियो आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि E0 सेल आपको निकालना ही था। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई n log Q। E0 सेल निकालने के लिए कैथोड और एनोड दोनों का SRP आपको गिवन नहीं था, और दोनों कैथोड और एनोड मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड था। तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के इलेक्ट्रोड से आपने बेसिकली इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक फॉर्मूले से बताया। उस फॉर्मूले से जब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताया तो कैथोड और एनोड दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करने के बाद E0 सेल की वैल्यू आ गई। ये E0 सेल की वैल्यू है। अब आपको E0 सेल की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ई सेल का वैल्यू 0 है, लेकिन पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सेल के लिए। सेल अपने पास क्या है, Ag सॉलिड टू Ag2CO3 सॉलिड Na2CO3 एक्वस, ये अपने पास हो गया एनोड। कैथोड में अपने पास कौन है, KBr एक्वस, AgBr सॉलिड और Ag सॉलिड। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड है दोनों तरफ। ठीक है, सेल रिएक्शन बनाना, इधर ऑक्सीडेशन होता है, इधर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन Ag 0 से कहाँ चला जाएगा, Ag+1 में। तो Ag+1 में जाएगा तो Ag2CO3 में प्रेजेंट है Ag+1। ऐसा तो है नहीं कि Ag+1 सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर Ag+1 सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता तो मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड की बात हो जाती, और वैसा केस तो दे ही नहीं रखा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, प्लस CO3 2 माइनस एक्वस। ये अपने पास एनोड का रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन का। कैथोड का रिएक्शन आपको लिखना है रिडक्शन के लिए। रिडक्शन में Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो Ag+ कहाँ प्रेजेंट है, AgBr में। 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो Ag सॉलिड प्लस Br माइनस एक्वस। चलो सेल का रिएक्शन बना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 2 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट 2 इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू तो कितना आ गया, 2। यहाँ पे क्या होगा, 2 AgBr सॉलिड, 2 Ag सॉलिड, 2 Ag सॉलिड, ठीक है, और 2 Br माइनस एक्वस।
बाकी सब तो प्योर सॉलिड है, एक्टिविटी कितना होगा 1 होगा। यहाँ पर CO3 2 माइनस एक्वस, ये सॉलिड है ये सॉलिड है, सभी का एक्टिविटी 1 ही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन क्वेश्चन क्यू ऑफ सेल रिएक्शन अपने पास कितना आ जाएगा, Br माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 और CO3 2 माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। बताइए ई नॉट सेल अपने पास कितना आ गया था पहले, 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 log 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13, ये कितना हो जाएगा 2√2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ठीक है ये इधर आ गया तो इक्वल टू में चला जाएगा, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ही आएगा, 0.0591 डिवाइडेड बाई n कितना हो गया 2 log q की वैल्यू कितनी हो गई है, Br माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 और नीचे क्या है CO3 2 माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1, तो ये हटा दो, n की वैल्यू कितनी है 2 है। लॉग को लॉग के इक्वलाइज करने के लिए 2 को अंदर लेके जाना पड़ेगा, जब 2 अंदर जाएगा तो 1/2 जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 1/2 1 हो गया, 1 रेज़ टू पावर 1/2 ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये आ गया सीधा Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन CO3 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन रूट में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा √2 ऊपर है और 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 आ जाएगा। तो ये आंसर आपने निकाल लिया। बहुत ही लंबा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली प्रोवाइडेड नहीं था, तो कंप्लीटली प्रोवाइडेड नहीं था तो आपने क्या किया कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको मेटल सॉल्युबल सॉल्ट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में किस तरीके से लिखते हैं, वो जो फॉर्मूला आपने याद कर रखा था ना उसी को यूटिलाइज किया। उसी को यूटिलाइज करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सिंपली आपको दे रखा था कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन लाना है, मतलब ई सेल का वैल्यू 0 पुट करना है। ई सेल का वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n, और यहां से क्या आता है log q। सेल आपको दे रखा है तो सेल की रिएक्शन से q और n की वैल्यू आप पता कर लेते। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी यहीं पे थी, ई नॉट सेल की वैल्यू पता करने के लिए कैथोड और एनोड दोनों का एसआरपी आपको लगता, जबकि कैथोड और एनोड दोनों का एसआरपी नहीं दिया हुआ था, तो फिर वहां पे एसआरपी निकालने के लिए आपने क्या किया, ई नॉट या फिर एसआरपी ऑफ मेटल insoluble salt electrode, that is equal to SRP of metal soluble salt electrode minus 0.0591 divided by n log KSP। और ये n आप कहाँ से लाओगे, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे रिडक्शन की टर्म में, तो रिडक्शन की टर्म में आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखना है। उस हाफ सेल रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है वो n की वैल्यू आप पुट करो, KSP ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट आप पुट करो, तो आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करके रखना। अब एक फाइनल क्वेश्चन है, और ये जो फाइनल क्वेश्चन है इसमें भी क्या दे रखा है, AgCl मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, और AgNO3 तो पानी में सॉल्युबल होता है, पानी में सॉल्युबल होगा तो बेसिकली वाटर में Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, Ag प्लस आयन प्रेजेंट है, तो मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड की बात कर रखी है। दोनों टाइप की इलेक्ट्रोड आपको दे रखी है और इनसे आपको पास एक सेल बना रखा है। 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, चारों स्टेटमेंट में से एक सही है, ये आपको पता करना है। सेल 298 केल्विन पे दे रखा है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। Ag सॉलिड, AgCl सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनाइन कौन सा, Cl माइनस आयनाइन है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। ये क्या लगा दिया हमने, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। AgNO3 ये तो सॉल्युबल होता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, Ag प्लस आयन NO3 माइनस आयन, और Ag का आपने रोड लगा रखा है, तो ये मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, पहला स्टेटमेंट है सेल EMF विल बी 0 व्हेन Ag प्लस इन एनोडिक कंपार्टमेंट इज इक्वल टू Ag प्लस इन कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो यहाँ Ag प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ Ag प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है ई सेल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब आप क्या बोलोगे
कि सर यहाँ पे Ag प्लस कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ तो या तो Ag प्लस Ag प्रेजेंट होता है या AgCl प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन आप एक जो कॉन्सेप्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम का वो भूल रहे हो, याद आ जाएगा। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड हम किस तरीके से बनाते हैं, कंटेनर लिया, कंटेनर में अपने पास सॉल्यूशन होता है, कौन सा आयन का सॉल्यूशन होगा, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट जो होता है उसके एनायन का सॉल्यूशन, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का यहाँ पे चिपका देते हैं GCl सॉलिड, एनायन कौन सा Cl माइनस, तो यहाँ पे बेसिकली Cl माइनस एक्वस प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर Ag प्लस प्रेजेंट है, क्या आप बोलोगे सर Ag प्लस प्रेजेंट नहीं है, या तो Ag है या AgCl सॉलिड है, एकदम सही बात है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत Ag प्लस तो प्रेजेंट होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये AgCl क्या होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी तो होगा ना, सॉल्युबिलिटी पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम में। अब ये सॉल्युबिलिटी कितनी आ सकती है, जैसे 10⁻⁻6 मोलर, 10⁻⁷ मोलर, 10⁻⁻10 मोलर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत Ag प्लस हो सकता है। अब ये क्या बोल रहा है कि कैथोडिक कंपार्टमेंट और एनोडिक कंपार्टमेंट दोनों में अगर Ag प्लस इक्वल है तो सेल का सेल पोटेंशियल क्या होगा, 0। देख लेते हैं, बताइए ई सेल इज इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। चलो एन और क्यू पता करने के लिए सेल का रिएक्शन लिखो, इधर से ऑक्सीडेशन है तो Ag से कहाँ जाएगा, Ag प्लस कहाँ पे है, AgCl सॉलिड के अंदर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया प्लस Cl माइनस एक्वस, यहाँ Ag टू Ag प्लस, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और इससे क्या बन जाएगा, Ag सॉलिड। ठीक है, इधर तो मेटल सॉल्युबल सॉल्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो Cl माइनस एक्वस, ये Cl माइनस कहाँ प्रेजेंट है, एनोड में, प्लस Ag सॉलिड, AgCl सॉलिड, इधर Ag प्लस भी प्रेजेंट है एक्वस, और ये कहाँ प्रेजेंट है, कैथोड में, और Ag सॉलिड। एन इक्वल टू कितना आ गया, 1। रिएक्शन क्वेश्चन क्यों कितना आ जाएगा, सॉलिड, इनका एक्टिविटी तो कितना आएगा, इनका एक्टिविटी तो 1 आएगा, तो इधर तो बेसिकली 1 हो गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट में कौन है, Ag प्लस भी है, Cl माइनस भी है, लेकिन Cl माइनस कहाँ से है, एनोड से, और Ag प्लस कहाँ से है, कैथोड से। अब ये वैल्यू आप इधर पुट कर दो, तो वैल्यू इधर पुट करने से क्या हो जाएगा, ना से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ई सेल का वैल्यू 0 आएगा या नहीं आएगा ये आपको पता चलेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट यही है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू 1, और लॉग क्यू कितना है, Cl माइनस एनोड, Ag प्लस कैथोड। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब ये दोनों इक्वल होंगे तब जाके दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके कितना हो सकता है, ई सेल का वैल्यू 0। ये दोनों इक्वल है या नहीं है उसके लिए ई नॉट सेल आपको बताओ, तो ई नॉट सेल क्या होता है बेटा, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। ठीक है, इधर वाला कैथोड है और कैथोड कौन सा, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई नॉट मेटल सॉल्युबल सॉल्ट है, Ag प्लस टू Ag, SRP के टर्म में मैंने लिख दिया। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है और इसका जो SRP है वो पता नहीं होता, उसको रिलेशनशिप से बताना पड़ता है। क्या रिलेशनशिप आता है वो, ई नॉट मेटल सॉल्युबल सॉल्ट का SRP माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग 1/KSP, यही आता है। तो थोड़ा इधर विचार कर लेता हूँ एक बार मैं, AgCl सॉलिड में और इसका SRP निकालना है आपको, वैसे तो आपने निकाल दिया लेकिन फिर भी आप बता देते हैं क्योंकि लॉग क्यू की वैल्यू एन की वैल्यू आपको पुट करनी है। अब बताना इधर क्या होगा, अपने पास SRP निकालना है तो Ag प्लस से कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, Ag सॉलिड में, तो +1 इधर प्रेजेंट है, Ag सॉलिड, एक इलेक्ट्रॉन खा गया, प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्वमेंट आएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपने क्या बता दिया, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का SRP का वैल्यू, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट के SRP का वैल्यू आपने एग्जैक्टली उसी तरीके से लिखा। अब बता दो, यहाँ से जब ये माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो इसको आगे लिखो अब ई नॉट सेल की वैल्यू को, और ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे ये ऑलरेडी है, दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते तो 0 आ जाएगा, तो ई सेल का जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। चेक करते हैं,
ये कितना है, ये दोनों तो कट गया, 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग KSP ऑफ AgCl। ई नॉट सेल का वैल्यू है, ये ई सेल हो गया, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग के अंदर यहाँ पे क्या है अपने पास 1/Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस एनोड का है, सॉरी Ag प्लस कैथोड का, Cl माइनस एनोड का है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं क्या, देख लेते हैं। AgCl अपने पास कहाँ प्रेजेंट है, एनोड में, ये एनोड वाला कंटेनर है, इधर ये Ag की रोड है, इसके ऊपर क्या AgCl का पेस्ट लगा हुआ है। तो अगर मान लो कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप लिखने की कोशिश करो तो AgCl सॉलिड जब पानी में सॉल्युबल होगा तो बहुत कम स्पेयरिंगली सॉल्युबल होगा, जितना सॉल्युबल होगा वहाँ से क्या मिलेगा Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। लेट अस से कि इसका सॉल्युबिलिटी Ag प्लस का S है, इसका S है, तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आ जाता है S², वो सब अच्छी बातें हैं। लेकिन अब यहाँ से आपको KSP लिखना है AgCl का, तो कितना आ जाएगा वो Ag प्लस एक्वस रेस्ट टू पावर 1 Cl माइनस एक्वस रेस्ट टू पावर 1। और ये कौन से कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, एनोड और एनोड की। ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो चलो ये तो हटा दिया मैंने, लॉग KSP कितना आ जाएगा, लॉग KSP था ना या 1/KSP है, 1/KSP है ये, तो 1/KSP कितना हो जाएगा Ag प्लस एनोड Cl माइनस एनोड माइनस बाकी की क्वांटिटी 0.0591 वो सब हटा दिया मैंने, ई सेल इज इक्वल टू लॉग 1/Ag प्लस कैथोड Cl माइनस एनोड। Cl माइनस एनोड, Cl माइनस एनोड एग्जैक्टली सेम है। Ag प्लस कैथोड और Ag प्लस एनोड अगर दोनों सेम हो जाए तो ये दोनों टर्म सेम होगी, सेम टर्म को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0, तो ई सेल का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। फाइनली आपने ये प्रूव कर लिया कि कैथोडिक कंपार्टमेंट और एनोडिक कंपार्टमेंट दोनों में Ag प्लस कैटाइन का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम हो जाए तो ये जो सेल आपने सेटअप किया है मेटल सॉल्युबल सॉल्ट और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का, ये जो सेल सेटअप किया है इस सेल के लिए सेल पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ, अमाउंट ऑफ AgCl precipitates in anodic compartment will decrease with working of the cell। जैसा जैसा सेल काम करता जाएगा ना तो AgCl का जो प्रेसिपिटेट है ये प्रेसिपिटेट कम होता जाएगा। चेक कर लेते हैं, सेल काम करता है मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, अभी अपने आप ही पता चल जाएगा। ये एनोड है, ऑक्सीडेशन है, ये कैथोड है, रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन क्या होगा AgCl प्लस, सॉरी ऑक्सीडेशन क्या होता है 0 to +1 में जाना है, तो AgCl सॉलिड प्लस Cl माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है Ag प्लस एक्वस है इधर तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनेगा AgCl सॉलिड। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है, तो सेल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा तभी जाके ये सेल वर्क कर रहा है। तो विद द वर्किंग ऑफ सेल AgCl प्रेसिपिटेट विल डिक्रीज इन एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट में ही AgCl है, तो ये जब फ्रंट में जाएगा तो AgCl प्रेसिपिटेट विल इंक्रीज। इसने क्या दे रखा है डिक्रीज, सेकंड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही था, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी गलत आएंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन एनोडिक कंपार्टमेंट ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ द सेल। जब तक ये सेल वर्क करता है ना तो इस कंपार्टमेंट में बेसिकली Ag प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट ही होगा। बताइए इस कंपार्टमेंट में Ag प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगा क्या, बिल्कुल होगा। यहाँ पर कहीं पर भी इस सेल रिएक्शन की वजह से कोई Ag प्लस नहीं बन रहा है, ना ही कोई Ag प्लस कंज्यूम हो रहा है। तो बेसिकली AgCl जो ये क्या बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट है या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से जितना Ag प्लस कंपार्टमेंट में हो सकता है एग्जैक्टली उतना ही Ag प्लस हमेशा रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा Ag प्लस ना तो यहाँ से बन रहा है ना ही कोई Ag प्लस यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट Ag प्लस टू Ag माइनस, ये कुछ रिलेशनशिप दे रखा है, इस रिलेशनशिप के बारे में देख लो कि सही है या गलत है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट Ag प्लस टू Ag माइनस ई नॉट Cl माइनस AgCl टू Ag माइनस
0.0591 डिवाइडेड बाई 1 log 1/Cl माइनस एनोड। देख लेते हैं ये रिलेशनशिप सही है या नहीं है। अपने अकॉर्डिंग ई सेल का क्या रिलेशनशिप आएगा, ई सेल इज इक्वल टू, ना इक्वेशन से बताना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ये एसआरपी ऑफ कैथोड, कैथोड माइनस एनोड। एसआरपी लिख रखा है क्या, ई नॉट है, स्टैंडर्ड है। एजी प्लस टू एजी रिडक्शन के टर्म में लिख रखा है, ये एसआरपी है। इसका भी एसआरपी ही लिखना होता है चाहे ये एनोड है। तो ई नॉट है, एजी प्लस टू एजी, एजी सीएल टू एजी जा रहा है, ये भी एसआरपी अभी तक तो सही है। ई नॉट सेल की वैल्यू तो इन्होंने सही से इंडिकेट कर रखी है। पॉइंट सेल रिएक्शन आपने लिख लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। एजी सॉलिड है, यहाँ पे एजी सॉलिड है, ये सॉलिड है। ये यहाँ पे Cl माइनस है, एनोड में एक्वस है, और Ag प्लस है, कैथोड में एक्वस है। तो ये क्या बन गया, Ag प्लस एक्वस कैथोड में, Cl माइनस एक्वस एनोड में, और बाकी सब सॉलिड टर्म्स हैं। तो इसका Q जब आप निकालोगे तो Q कितना आना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई, मतलब कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में सबका एक्टिविटी 1 आ रहा है, रिएक्टेंट में कौन आना चाहिए, Ag प्लस कैथोड रेस्ट टू पावर 1, Cl माइनस एनोड रेस्ट टू पावर 1। केवल इन्होंने क्या दे रखा है, Cl माइनस एनोड रेस्ट टू पावर 1, Ag प्लस कैथोड रेस्ट टू पावर 1, ये आप भूल गए हो। तो बेसिकली फोर्थ ऑप्शन भी आपको इनकरेक्ट दे रखा है। तो लास्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इसमें केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नास्ट इक्वेशन अप्लाई करने तक के जितने भी टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने क्वेश्चंस आज के लेक्चर में डिस्कस किए। इसके बाद के जो टॉपिक हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस हो गया और फाइनली कोलब्रुक लॉ हो गया, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।